हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका बिहार डीएलएड का 15 सितंबर 2022 का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा वो 100% रियल क्वेश्चन होंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो इस वाले वीडियो में हम लोग फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट यानी कि कुल मिला के दो शिफ्टों के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं, बाद में हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? तो चंपारण आंदोलन जो है गाइज ये बिहार राज्य में शुरू हुआ था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, मानव आंख के किस भाग पर छवि बनती है? तो मानव आंख के रेटिना भाग पर छवि बनती है। मानव आंख अपने रेटिना पर किसी वस्तु की छवि बनाती है। मानव आंख की लेंस प्रणाली एक प्रकाश संवेदनशील स्क्रीन पर एक छवि बनाती है जिसे रेटिना कहा जाता है। कार्निया नामक एक पतली झिल्ली के माध्यम से प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। मानव आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन बने थे? तो बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य बने थे जगजीवन राम। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। बिहार से भारतीय संविधान सभा के 36 सदस्य थे, जिसमें प्रमुख थे अनुग्रह नारायण सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, अमीय कुमार घोष, केटी शाह, सच्चिदानंद सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद ताहिर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जन घनत्व कितना था? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जन घनत्व था 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, दशकीय वृद्धि 17.72% थी। 1991 और 2011 के बीच सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्पसन के द्वारा की गई थी। जोसेफ जॉन थॉम्पसन 18 दिसंबर 1856 से 30 अगस्त 1940 अंग्रेज भौतिकी विज्ञान थे। वो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के निर्वाचित सदस्य थे। एक विख्यात वैज्ञानिक थे। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। थॉम्पसन गैसों में बिजली के चालन पर अपने काम के लिए भौतिकी में 1906 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए। उनके साथ छात्रों में उनके बेटे जॉर्ज प्रिजेट थॉम्पसन सहित सभी भौतिकी विज्ञान में या तो रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता बने। उनका रिकॉर्ड केवल जर्मन भौतिक शास्त्री अर्नोल्ड सोमरफेल्ड के बराबर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? तो ग्रामीण रोजगार सृजन जो है गाइस ये 1995 में शुरू हुआ। खादी और ग्राम उद्योग आयोग KVIC 1 अप्रैल 1995 को ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम IRGP देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत 2 लाख नौकरियों के सृजन के लिए शुरू किए गए। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं? तो काली मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं। काली मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये मिट्टी ज्वालामुखी मूल की होती है। ये मिट्टी काले रंग की होती है और इन्हें काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि वे कपास उगाने के लिए आदर्श हैं, इसलिए उन्हें रेगुर मिट्टी के इसके सामान्य नामकरण के अलावा काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। वे महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और दक्षिण मध्य प्रदेश के पठारों को आच्छादित करती हैं और गोदावरी और कृष्णा घाटियों के साथ दक्षिण में पूर्व की ओर विस्तार करती हैं। उगने वाली फसलें हैं कपास, ज्वार, गेहूं, गन्ना, अलसी, ग्राम फल और सब्जियां। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों को कार्य करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है मनग्रीव वन। जमीन और समुद्र के बीच बफर क्षेत्र यह तूफान वृद्धि, धाराओं, लहरों और ज्वार से कटाव को कम करते हुए
समुद्र तट को स्थिर करते हैं। यह चक्रवात पारिस्थितिकी आपदाओं और तटरेखा के रक्षक के रूप में, प्रकृति की ढाल के रूप में अमूल्य भूमिका निभाते हैं। विभिन्न प्रकार के समुद्री जानवरों के लिए प्रजनन और नर्सरी मैदान, ये विभिन्न प्रकार के जीवन रूपों जैसे अकुशरेखी जीवों का शरण स्थल है। मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और यहाँ तक कि बाघ जैसे स्तनधारी मछुआरों जैसे तटरेखीय समुदायों के लिए आय सृजन का अच्छा स्रोत। ये समुद्री विविधता की रक्षा करते हैं और तेजी से ये कम भी हो रहे हैं। ये अशुद्धियों और हानिकारक भारी धातुओं को अवशोषित करके पानी को शुद्ध करते हैं और वायु में उपस्थित प्रदूषकों को अवशोषित करके स्वच्छ हवा में सांस लेने में हमारी मदद करते हैं। मनोरंजन और पर्यटन के लिए संभावित स्रोत मैंग्रोव की जटिल जड़ प्रणाली भी इन वनों को मछली और अन्य जीवों के लिए आकर्षक बनाती हैं जो शिकारियों से दूर आश्रय और भोजन तलाशते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन था कि उभयचर का क्या अर्थ है। तो उभयचर का अर्थ होता है दो जीव। उभयचर का हिंदी में अर्थ क्या होता है ये भी जान लीजिए। जल और स्थल दोनों में रहने वाला जीव, जैसे कछुआ, मेढक आदि। अगला क्वेश्चन, 1857 के समय बिहार का नेता कौन था? तो 1857 के समय बिहार का नेता था बाबू कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के दौरान बाबू कुंवर सिंह बिहार में क्रांतिकारियों के नेता थे। बाबू कुंवर सिंह 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह के प्रमुख नेता थे। वह जगदीशपुर के परमार राजपूतों के उज्जैनिया कबीले, जो वर्तमान में भोजपुर जिले बिहार भारत का एक हिस्सा है, के एक परिवार से जुड़े थे। 80 वर्ष की आयु में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के तहत सैनिकों के खिलाफ सशस्त्र सैनिकों के एक चुने हुए बैंड का नेतृत्व किया। ये बिहार में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई के प्रमुख योगदानकर्ता थे। उन्हें हर जगह वीर कुंवर सिंह के नाम से भी जाना जाता था। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हुई थी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है बाबू कुंवर सिंह के बारे में। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। आधार श्रृंखला से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आधार श्रृंखला के बारे में जान लीजिए। किसी भी प्राकृतिक समुदाय में पाया जाने वाला जीवधारियों का क्रम, जिसके माध्यम से ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। पौधों से शुरू होने वाले इस क्रम में प्रत्येक जीव अपने से पहले जीव पर भोजन या ऊर्जा के लिए निर्भर होता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें उत्पन्न करती हैं। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो किरणें होती हैं त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन वही है, इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी लिखी जाती हैं, एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिनकी तरंग दैर्घ्य प्रत्यक्ष प्रकाश से छोटी हो या एवं कोमल एक्स किरण से अधिक हो। इनकी ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका वर्णक्रम लिए होता है विद्युत चुंबकीय तरंग जिनकी आवृत्ति मानव द्वारा दर्शन योग्य बैगनी वर्ण से ऊपर होती है। परा का मतलब होता है कि इससे अधिक, अर्थात बैगनी से अधिक आवृत्ति की तरंग। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था अंश का विशेषण। तो अंश का विशेषण होता है आंशिक। नवग्रह में कौन सा समास है? तो नवग्रह में समास होता है द्विगु समास। तो द्विगु समास का पहचानने का तरीका क्या है ये भी जान लीजिए। संख्यावाचक से, जहाँ पे संख्यावाचक है, जैसे कि द्विगु, चौराहा, चार राहों का समूह, तो संख्यावाचक है। वह समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो, विशेषण हो और अन्य सभी पद किसी समूह या किसी समाहार का बोध करवाते हों, उन वाक्यों को द्विगु समास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था उपमा अलंकार का उदाहरण। तो उपमा अलंकार का उदाहरण होता है चंद्रमुख। उपमा अलंकार के उदाहरण, हरि के चरणों को कमल के फूल के जैसे कोमल बताया गया है। उदाहरण में कर उपमेय है, कमल उपमान है, कोमल साधारण धर्म है एवं सवाचक शब्द है। जब किन्हीं दो वस्तुओं की उनके एक समान धर्म की वजह से तुलना की जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ होता है, ये क्वेश्चन था। तो कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। डीएनए एक जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या डीएनए को कहते हैं। इसमें अनुवांशिक कूट निर्भर रहता है। डीएनए अणु की संरचना घुमावदार सीढ़ी की तरह होती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये थे आपके सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। अब बात कर लेंगे हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ये कटना होगा। क्वेश्चन था कि पाप कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो पाप कटना मुहावरे का सही अर्थ होता है कि पीछा छूटना। पाप कटना मुहावरे का अर्थ प्रायश्चित पूरा होना। वाक्य प्रयोग, राम के भला बुरा बोलने पर केशव भी घर से भाग गया। अब राम केशव के भी भरण पोषण करके पाप काट रहा है।
दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था आजन्म में कौन सा समास है। देखिए गाइस, जहाँ पर आ, भर, उद, हर, आ, भर, उद, हर ये शब्द आ जाएं, वहाँ पर हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास की परिभाषा क्या है देख लीजिए आप लोग। इस समास का पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण एडवर्ब का काम करता है। इसी कारण से अव्ययीभाव का समस्त पद सदा लिंग, वचन और विभक्तिहीन रहता है। इसके दोनों पदों का स्वतंत्र रूप से पृथक प्रयोग नहीं होता, क्योंकि यह प्राय नित्य समास होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान के पिता का नाम था हैदर अली और माँ का नाम फखरुनिसा। उनके पिता मैसूर साम्राज्य के एक सैनिक थे, लेकिन अपनी ताकत के बल पर वो 1761 में मैसूर के शासक बने। टीपू सुल्तान को इतिहास न केवल एक योग्य शासक और योद्धा के तौर पर देखता है, बल्कि वो विद्वान भी था। अगला क्वेश्चन, वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है। तो वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है पत्तियों में होती है। सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस O2 को जल से बाहर निकालते और वायुमंडल में मुक्त कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था हम तारों को टिमटिमाते हुए क्यों देख पाते हैं। तो हम तारों को टिमटिमाते हुए प्रकाश के अपप्रवर्तन के कारण देख पाते हैं। तारे बहुत दूर हैं, इसलिए वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के निकट हैं। तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है, इसलिए तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किसानों का मित्र किसे कहा जाता है। तो किसानों का मित्र जो है केंचुआ को कहा जाता है। केंचुआ किसानों के सच्चे मित्र और सहायक हैं। इनका मिट्टी खाने का ढंग लाभदायक है। ये पृथ्वी को एक प्रकार से जोत कर किसानों के लिए उपजाऊ बनाते हैं। वर्म कास्टिंग की ऊपरी मिट्टी सूख जाती है, फिर बारीक होकर पृथ्वी की सतह पर फैल जाती है। इस तरह जहाँ केंचुए रहते हैं वहाँ की मिट्टी पोली हो जाती है, जिससे पानी और हवा पृथ्वी के भीतर सुगमता से प्रवेश कर सकती है। इस प्रकार केंचुए हल के समान कार्य करते हैं। यह मिट्टी केंचुओं के पाचन अंग से होकर आती है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भी मिल जाते हैं और ये खाद का कार्य करती है। इस प्रकार के मनुष्य के लिए पृथ्वी को उपजाऊ बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया। तो कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक ने 1665 में बोतल की कॉर्क की एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठ देखे और इन्हें कोशा नाम दिया। ये तथ्य उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में छपा। रॉबर्ट हुक ने कोशा विभक्तियों के आधार पर कोशा शब्द का प्रयोग किया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत की तरफ आने वाली समुद्री मार्गों की खोज किसने की थी। तो भारत की तरफ आने वाली समुद्री मार्गों की जो खोज है वास्को डिगामा ने की थी। लेकिन इतिहास में कहा गया है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी, वह समुद्री मार्ग से भारत आया था। यूरोप से एशिया तक समुद्री मार्ग को खोजने का श्रेय भी वास्को डिगामा को जाता है। साथ ही वास्को डिगामा को डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है। तो वायुमंडल की स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत होती है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के परावैंगनी प्रकाश की 90 से 99 डिग्री मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। पृथ्वी के वायुमंडल का 91% से अधिक ओजोन यहाँ मौजूद है। यह मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी तक स्थित है। यद्यपि इसकी मोटाई मौसम और भौगोलिक दृष्टि से बदलती रहती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें आप लोग।
गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 56(1)(a) के अनुसार राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा संबोधित करता है, राष्ट्रपति सभापति को ही सूचित करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत स्वतंत्र हुआ था? उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था क्लेमेंट एटली जब भारत स्वतंत्र हुआ था। क्लेमेंट रिचर्ड एटली 1883 से 1967 ब्रिटिश राजनीतिक लेबर पार्टी के नेता, 1935 से 1955 तक तथा 1945 से 1951 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे। उनके ही प्रधानमंत्री काल में भारत को स्वतंत्रता मिली। तो इतने ही क्वेश्चन हमको मिल पाए थे। अगर आपको क्वेश्चन याद हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।